जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको विषय भूगोल का जो आपको चैप्टर फर्स्ट है पार्ट बी का, जिसका नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। आज हम उसका दूसरा क्लास करेंगे। इससे पहले भी इसका एक क्लास हो चुकी है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे आप ज्योग्राफी 2024 वाले प्लेलिस्ट को खोलकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रदेशों में से किसके साक्षरता दर जो है वो आपको सुप्रीम है। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ दिए गए ऑप्शन में से सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो आपको केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन है। ऑप्शन देखिए, एक कह रहा है आपको चंडीगढ़, ठीक है ना। उसके बाद है ऑप्शन बी दमन और दीव, उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, क्योंकि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपको लक्षद्वीप है। और एक चीज याद रखिएगा, लक्षद्वीप जो है वो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या है कि जनसंख्या के मामले में भी जो लक्षद्वीप है वो आपको सबसे छोटा है केंद्र शासित प्रदेशों में। तो इन चीजों को याद रखिएगा। उसके बाद है चंडीगढ़, इस पे थोड़ा सा याद रखिएगा, यह भारत के सबसे सुनियोजित शहरों में से क्या है, आपको एक है। उसके बाद है दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली, लेकिन 2011 में केवल दमन और दीव था। तो इस दमन और दीव की जो राजधानी थी वो आपको दमन थी, ठीक है ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसकी जो राजधानी है वो आपको पोर्ट ब्लेयर है। तो इन चीजों को देख लीजिएगा। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दोनों जो है भारत के जो है आपको द्वीप समूह है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और लक्षद्वीप जो है वो आपको अरब सागर में है, इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ की साक्षरता जो है सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेशों में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि आपको बंगाल की खाड़ी में क्या है कि आपको स्थित है। इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए, 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो साथियों, 2011 के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो आपको 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि जनसंख्या घनत्व हम कहते हैं किसको, ठीक है ना। तो देखिए, जनसंख्या घनत्व का मतलब हुआ क्या, तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के जो औसत संख्या होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि आपको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इन चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है ना साथियों, वो आपको कौन है, तो वो है आपको यानी कि बिहार, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो आपको अपना बिहार है, जहां का जनसंख्या घनत्व जो है तो आपको 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछेंगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपको 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपको सही हो जाएगा। चलिए, अब चलते हैं 3 में। क्या कह रहा है, भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि क्या थी। मतलब आपसे पूछा रहा है, इसमें मतलब पूछा जा रहा है कि किस अवधि में भारत की जनसंख्या वृद्धि जो थी वो आपको सर्वाधिक थी। तो वो था आपको 1991 से 2001 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। क्या कह रहा है, तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार जो है वो आपको प्रमुख है। तो देखिए, तमिलनाडु में जो है आपको द्रविड़ भाषाएं परिवार जो है यह आपको प्रमुख है। और तमिलनाडु की जो भाषा है वो आपको क्या है, तो वो आपको तमिल है। तो जैसे देखिए, आपको तमिल हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आपको तेलुगु हो गया, क्या हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, ये सभी जो है आपको क्या है, तो आपको द्रविड़ भाषाओं में क्या है कि आपको प्रमुख भाषा है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और भारत में सबसे अधिक अगर भाषाई परिवार की अगर बात किया जाए तो वो आपको आर्यन है, मतलब कि भारतीय आर्य, जिसकी आपको जनसंख्या ज्यादा है। उसके बाद सबसे कम जो है वो आपको चीनी तिब्बती का है, जबकि बिहार के लोग जो है वो आपको राष्ट्रीय भाषा से क्या कहते हैं कि आपको संबंध रखते हैं। तो इन चीजों को भी आपको बढ़िया से देख लेना। तो 4 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए, 5 में। क्या निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या सबसे कम है। मतलब कि किस देश में भारत के लोग जो है सबसे कम रह रहे हैं इस दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। तो जिससे देखिए, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, इस समय भारतीयों की संख्या जो है ना वो आपको ज्यादा है। तो सबसे कम जो है ना वो आपको यहाँ दिए गए ऑप्शन में न्यूजीलैंड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही आंसर हो जाएगा 5 का, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम चलेंगे 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए देखिए, 6ठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। क्या निम्नलिखित राज्यों में से किस में शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो साथियों, केरल जो है भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला क्या है कि आपको राज्य है। और केरल की जो साक्षरता दर है ना वो 93
9.1% है, ठीक है ना। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कहेंगे भारत में कौन है, वो अपना बिहार है, जहाँ की साक्षरता दर जो है लगभग आपको 65% है। क्या है, 65%। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपको बी इसका सही है। और एक चीज याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी है वो आपको अमरावती है, ठीक है ना। इस चीज को आपको देख लेना है। उत्तराखंड का देहरादून, हरियाणा का कहेंगे चंडीगढ़, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले इसका आंसर जो जाएगा बी देख लीजिएगा। चलिए, कह रहा कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। तो देख लेते हैं, भारत में सबसे अधिक प्रवासियों की जो संख्या है वो आपको मुंबई में है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस शहर में जो है आपको प्रवासियों की संख्या जो है सर्वाधिक है, तो आप क्या कहोगे, तो हो जाएगा आपको मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। तो यह हो जाएगा आपको भारतीय आर्य, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि भारत में सबसे अधिक भाषाई समूह वाले की अगर बात आएगी तो उसमें भारतीय आर्य जो है आपको ज्यादा 70% से ऊपर है। दूसरे नंबर पर जो आएगा वो आपको द्रविड़, उसके बाद तीसरे नंबर पे वो आपको ऑस्ट्रिक, और सबसे कम जो है वो आपको चीनी थी है। तो इन चीजों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप बताएंगे। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो साथियों, भारत में राज्यों की जो कुल संख्या है वो आपको 28 है, और वहीं के शासित प्रदेश कहेंगे तो इसकी संख्या जो है वो आपको 8 है। तो आप लोग क्या करोगे कि जितने भी भारत के राज्य है उसको आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है ना, नाम और उसके राजधानी होगी। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जो भी है उसके नाम और राजधानी दोनों को क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है समझते हैं। कह कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो साथियों, भारत की जो जनसंख्या थी सन 2001 के अनुसार वो आपको 102.8 करोड़ थी, ठीक है ना। वहीं 2011 के अनुसार पूछेंगे तो आपको लगभग 121 करोड़। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 10 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए 11 में क्या कह रहा है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे ज्यादा है। तो अपना बिहार है, इसका जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। तब क्या कहोगे, बिहार का। सबसे कम कहेंगे तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का, जहां मात्र आपको 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या होते हैं, क्या आपको रहते हैं कहा, तो आपको अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और यहाँ पे जितने भी राज्य दिए गए सबकी राजधानी भी आपको याद रखना है। कर्नाटक की राजधानी जो कि आपको बेंगलुरु है, बिहार का पटना, उत्तर प्रदेश का जो है लखनऊ, केरल का तिरुवनंतपुरम। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब चलते हैं 12 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो ये आपको 74.04%। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। और इसी में पूछेंगे कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो साथियों, पुरुष साक्षरता दर जो है 83.14%, जबकि महिला साक्षरता दर अगर कहा जाए तो आपको 65.46%। यह जो है आपको 2011 के जनगणना के अनुसार है, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला की साक्षरता दर कितनी थी। तो कहोगे 65.66%। और जबकि आपको पुरुष का साक्षरता दर पूछे तो आपको 82.14%। और इसी में डायरेक्ट पूछे कि भारत की साक्षरता दर तो वह 74.04%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार जो है क्रमबद्ध है। तो देखिए, तो इसमें कह रहा है आपको दिल्ली, बृहद मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। उसके बाद कह रहा है आपको बृहद मुंबई, बंगलोर, कोलकाता, चेन्नई। क्या है, चेन्नई। तो इसका जो सही आंसर होगा ना साथियों, वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको सही हो जाएगा। यानी पदानुक्रम के अनुसार, कहने का मतलब हुआ कि आपको यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से जो है वो आपको पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपको सी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता जो है न्यूनतम है। तो यह आपको बिहार में स्त्री की साक्षरता जो है सबसे कम है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। जम्मू और कश्मीर या फिर आपको एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी श्रीनगर है, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, झारखंड की राजधानी रांची है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर, क्या कह रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार
निम्नलिखित में से किस राज्य का जनघनत्व न्यूनतम है? तो यह हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। फिर यहाँ से आपको एक राज्य दिया हुआ है मेघालय। तो देखिए मेघालय की राजधानी शिलोंग है, केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है, बिहार का जो है पटना है। तो इन चीजों को आप देख लीजिएगा। देखिए हम राजधानी भी बार बार बोलते जा रहे हैं इसलिए क्योंकि कभी कभी जो होता है ना आपके एग्जाम में राजधानी को भी पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा 15 का। चलिए 16 में क्या कह रहा है, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो साथियों भारत में जो सबसे कम जनसंख्या है ना वो आपको सिक्किम की है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहेंगे तो वह आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर वही पूछेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा प्रदेश कौन है, तो हो जाएगा आपको गोवा। और सबसे बड़ा पूछेंगे तो हो जाएगा आपको राजस्थान। तो यहाँ से इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो आप क्या कहोगे? राजस्थान। और सबसे छोटा कहेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपको गोवा। और जनसंख्या में पूछेंगे सबसे अधिक कौन है, उत्तर प्रदेश। सबसे कम तो आपको सिक्किम। तो इन चीजों को देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका साथियों वो आपको सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कर रहा है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो साथियों यह लगभग 18%। और याद रखिएगा कि भारत जो है अब दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है वो आपको देश बन चुका है। और दूसरा स्थान पर जो है अब आपको चाइना चला गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको बी है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो साथियों सबसे कम भाषा परिवार की जनसंख्या अगर पूछा जाएगा तो आपको चीनी तिब्बती, ठीक है ना। और सबसे अधिक पूछेंगे तो हो जाएगा आपको भारतीय आर्य। क्या हो जाएगा? भारतीय आर्य, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि भारतीय आर्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और सबसे कम कहेंगे तो चीनी तिब्बती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और भारत में दूसरा सबसे अधिक भाषाई परिवार की अगर जनसंख्या का मामला आता है तो उसमें आपको द्रविड़ जो है वो आपको दूसरे स्थान पे आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ऑस्ट्रिक जो है वो आपको तीसरे स्थान पर, और सबसे लास्ट में जो आता है चीनी तिब्बती, और पहले स्थान पे जो आता है वो आपको भारतीय आर्य। इन चीजों को आपको देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? तो देखिए औद्योगिक नगर जो है आपको जमशेदपुर, ठीक है ना। जमशेदपुर को हम लोग टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। और भारत के निजी क्षेत्र की जो सबसे बड़ी आपका लौह इस्पात कंपनी है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वो आपको जमशेदपुर में ही क्या है कि आपको स्थित है। और जमशेदपुर जो है आपको औद्योगिक दृष्टि से जो है वो आपको काफी ज्यादा जो है संपन्न है, यानी कि पूरे झारखंड ही जो है वो आपको खनिज संपदा में क्या है कि आपको धनी है। तो इस बात को आपको देख लेना है। तो देखिए तो जमशेदपुर आपको झारखंड में पड़ता है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। केनवरा जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया की क्या है कि आपको राजधानी है, ठीक है ना। वाराणसी ये आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसे हम लोग मंदिरों और घाटों का नगर भी कहते हैं। सिंगापुर जो कि आपको एक देश है जिसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है। तो इस बात को अच्छे से आपको देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर में क्या करा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो देखिए तो सबसे कम जो है वो आपको सिक्किम का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 21 में क्या कर रहे हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी कितनी है? तो वह आपको 69% है लगभग। और शहरी आबादी कहेंगे तो आपको 31% लगभग में याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये सारा डाटा 2011 के अनुसार है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहेंगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश में, अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहेंगे तो हो जाएगा आपको बिहार में। यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है उसके हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पर। क्या कर रहा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं थी? तो देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में जो थी मूलतः आपको 14 भाषा थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। बाद में इसमें क्या हुआ था कि आपको 8 भाषा जोड़े गए थे, जिसमें से आपको जो सिंधी है तो सिंधी को जो था वो आपको 1967 में जोड़ा गया था। उसके बाद है आपको कामनी यानी कि कोंकणी, ठीक है ना। इसके बाद आपको मणिपुरी, नेपाली, इस तीनों भाषा को जो जोड़ा गया था 1992 में, याद रखिएगा। उसके बाद जो है आपको बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, तो इसको जो जोड़ा गया था वो आपको 2003 में, कितना में जोड़ा गया था? 2003 में। तो देखिए तो यहाँ से इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो शुरू में आपको
14 था, अभी जो हो गया बढ़कर कितना, तो आपको 22 हो गया। देखिए 14 एक 15, ठीक है ना, उसके बाद 15 3 18, और 18 अच्छा कितना हो गया, तो आपको 22 हो गया। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से ये जो सिंधी है इसको 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी मणिपुरी नेपाली को जो है वो आपको 71वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बोडो डोगरो संथाली मैथिली को 92वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ से इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं 24 में, क्या कह रहा है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है। तो साथियों ये आपको 22 भाषा जो है आपको स्वीकृत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पर। 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। तो साथियों भारतीय भाषाओं को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है आपको भारतीय भाषाओं में वो आपको भारतीय आर्य बोलने वाले हैं। उसके बाद जो दूसरा नंबर पे हो जाएगा वो आपको द्रविड़ है। फिर आपको तीसरे स्थान पे जो है वो आपको ऑस्ट्रिक है। उसके बाद जो है आपको चौथे स्थान पे वो आपको चीनी तिब्बती है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। ऐसे भी चीज होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों इन सभी चीजों को बढ़िया से आप देख लीजिएगा। सबसे कम भाषाई परिवार की संख्या आएगी तो चीनी तिब्बती, सबसे ज्यादा तो आपको भारतीय आर्य। और प्रमुख वर्गों की अगर बात आएगी तो आपको 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया। चलिए अब चलते हैं 26 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या कर रहा है, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो कौन है। तो साथियों वो आपको तमिल है, ठीक है ना। और तमिल जो है इसे प्राचीन भाषाओं में से एक भाषा में क्या होता है कि आपको गिना जाता है, ठीक है ना। तो द्रविड़ भाषाओं में जो सबसे प्रमुख है वो आपको तमिल है। हालांकि यहाँ पर जो भी देख रहे हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब जो है ना साथियों वो आपको द्रविड़ भाषा है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ये जो 26 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए 27 में क्या करा है, भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा जो है आपको क्या है। तो साथियों भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा जो है वो आपको हिंदी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और इसका जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 में जो है इसका उल्लेख है। दूसरी बात राजभाषा का जो उल्लेख है वो आपको भाग 17 में है। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है कि भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख, अनुच्छेद 343 के 1 में जो है राजभाषा का क्या है कि आपको उल्लेख किया गया है। तो इस बात को आपको अच्छे से देख लेना। चलिए 28 में, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो साथियों भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी 1872 में, ठीक है ना। और भारत में जनगणना शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो आपको लॉर्ड मेयो को जाता है। किनको जाता है, लॉर्ड मेयो को। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। उसके बाद है नियमित रूप से अगर जनगणना की शुरुआत होगी तो वो आपको 1881 में। देखिए नियमित रूप से कहेंगे तो नियमित यही रहेगा, यहीं पे दे देगा वैज्ञानिक रूप से। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो आपको 1881 में। और इस समय जो वायसराय होते हैं वो आपको लॉर्ड रिपन होते हैं। तो देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो ने शुरू किया था। लेकिन नियमित और वैज्ञानिक रूप से जो इसको शुरू करता है ना वो आपको कौन जानते हैं, तो लॉर्ड रिपन 1881 में। और भारत में जनगणना जो होती है वो आपको प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं 29 नंबर प्रश्न में, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर सी हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर ऐसा पूछा जाना चाहिए था कि पहले जो राजभाषा आयोग गठित हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो वो आपको बीजी खेर थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। फजल अली के बारे में पूछा जाएगा तो ये आपको राज्य पुनर्गठन आयोग के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना। और के एम टोनीकर जो थे जिन्हें संविधान सभा के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी, इस बात को याद रखिएगा। और बारडोली की महिलाओं की ओर से आपको वल्लभ भाई पटेल को मतलब सरदार की जो उपाधि है वो आपको किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको गांधी जी के द्वारा। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, संविधान सभा द्वारा कहेंगे सरदार की उपाधि तो के एम टोनीकर, और बारडोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी के द्वारा जो है किसे दिया गया था तो क्या कहेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलिए, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी। तो साथियों भारत में पहली बार जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। लेकिन इसे में पूछेंगे नियमित रूप से तो हो जाएगा आपको लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन को हम लोग भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। और लॉर्ड लिटन जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के लिए क्या होते हैं कि आपको जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 31 नंबर प्रश्न में। क्या करना है और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। तो ये आपको 1881 मतलब पूछा जा रहा है
कि भारत में नियमित रूप से जो जनगणना की शुरुआत हुई थी कब हुई थी, तो आपको 1881 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो अब हो गया आपको पहला स्थान, पहले था आपको दूसरा स्थान, लेकिन अब हम जनसंख्या के मामले में दुनिया के क्या है कि आपको पहले देश है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा। चलिए 33 में क्या कह रहा है, भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है किसको, तो वो आपको 1921 को, यानी कि 1921 जो है, ठीक है ना, ये जनसंख्या का जो है महाविभाजक वर्ष है। तो यहाँ पे इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है, कौन सा वर्ष कहेंगे, तो आपको महाविभाजक वर्ष जनसंख्या का, तो क्या हो जाएगा 1921। और लघु विभाजक वर्ष कहेंगे तो ये आपको 1951 हो जाएगा। क्योंकि दोनों जो आपको जनसंख्या वर्ष है, यहाँ पर क्या हुआ था कि जनसंख्या आपको कम हुई थी, लेकिन 1921 में जो है ज्यादा कम हुआ था, और 1951 में जो है 1940 की तुलना में कम हुआ था, इसीलिए इसको लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए 34 में क्या कर रहा है, भारत में जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है। तो साथियों भारत में जनगणना जो है ना, वो आपको प्रति 10 वर्ष पर जो होता है ना एक बार किया जाता है, यानी कि 10 वर्ष पर जो होता है ना भारत में आपको जनगणना होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और जनगणना जो है ना वो आपको संघ सूची का विषय है, इससे कराने का दायित्व जो होता है वो आपको केंद्र सरकार को होती है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 35 नंबर प्रश्न में क्या करें। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी जो है अधिकतम थी, यानी कहने का मतलब हुआ कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना, किस राज्य की आबादी अधिकतम थी, तो वह है आपको साथियों उत्तर प्रदेश। और दूसरा स्थान पे कहेंगे तो आपको महाराष्ट्र, और तीसरा स्थान पे कहेंगे तो अपना बिहार। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए ज्यादा आप एनालिसिस इसमें नहीं कर रहे हैं, कारण क्या है कि ज्यादा एनालिसिस हम करते हैं तो आप लोग उस वीडियो को देखते ही नहीं, तो फिर फायदा क्या, जब आप ही नहीं देखिएगा तो इतना मेहनत करने से कोई फायदा भी नहीं। इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ टू द पॉइंट, यानी कि जो आपको आंसर है उसके बारे में हम क्या करते हैं कि केवल चर्चा करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 36 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है, तो वो आपको तीसरा, पहले पर कहेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। और दूसरे पे कहेंगे तो हो जाएगा आपको कौन जानते हैं, तो ये हो जाएगा आपको महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है ना। चौथे पे कहेंगे तो आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो इस बात को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो आपको बी है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बिहार के संदर्भ में, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 37 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, इस पर बात करते हैं। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो आपको दिल्ली है। कौन है, दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब कि सबसे अधिक आबादी वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपको कौन है, तो क्या कहेंगे, तो आपको दिल्ली हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली जो आपको रेखा वो कौन है, तो वह है आपको मैकमोहन रेखा, जो कि आपको क्या है कि भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। और इसका जो निर्धारण हुआ था 1914 में, कहा हुआ था, तो आपको शिमला में। इस बात को याद रखिएगा। और इसका निर्धारण किया था हेनरी मैकमोहन ने। किसने किया था, हेनरी मैकमोहन ने। और यह जो देख रहे हैं मैकमोहन रेखा, यह आपको क्या है, यह आपको अरुणाचल प्रदेश में। तो इन चीजों को बढ़िया से देख लेना है। उसके बाद है रेड क्लिफ रेखा, तो ये आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में, इस बात को याद रखना है। चलिए ड्यूरेंट रेखा कहेंगे तो ये आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्या है कि आपको बीच में, इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। उसके बाद जो है आपको मैगिनॉट रेखा, ये आपको जर्मनी और फ्रांस के बीच में। देखिए हालांकि ये सब आपको पॉलिटिकल का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर इसमें दे दिया गया है, तो आपसे बढ़िया से देख लीजिएगा। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है, तो यह आपको रेड क्लिफ लाइन। तो ऑप्शन नंबर जो भी है इसका सही है। बाकी कौन लाइन किसके बीच में, इससे पहले वाले प्रश्न में भी इसका एनालिसिस हुआ है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 40 नंबर में। क्या कर रहा है, भारत का क्षेत्रफल जो है कितना है, तो साथियों भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। जो दुनिया के कुल क्षेत्रफल का जो है मात्र 2.42 क्या आपको प्रतिशत है, ठीक है ना। मतलब हमारे पास क्षेत्रफल जो है लगभग आपको 2.5% दुनिया का, लेकिन आबादी जो है आपको 18% से अब ऊपर हो गई है, ठीक है ना। तो 40 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है 41 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन है, मतलब कि बाद में 4 कौन सी भाषा शामिल की गई थी, तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये जो देख रहे हैं 41 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो होगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, क्या कह रहा है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए इसको शामिल कब किया गया था, तो आपको 2003 में, ठीक है ना। इसमें और भी ऑप्शन हो सकता है, जैसे देखिए कि मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, खाली इतना को जोड़िएगा। यह आपको कितना में शामिल किया गया था, तो आपको 1900 कितना में जानते हैं, तो आपको यानी कि 91 नहीं 92 में, क्या है 1992 में, ठीक है ना, 71 में संशोधन के द्वारा। और सिंधी को जो था 1967 में क्या किया गया था, क्या आपको शामिल किया गया था। तो इसको आप देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। पूछेंगे मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को कब शामिल किया गया था, 1992 में। उसका संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी को 2003 में, और सिंधी को 1967 में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना वो आपको सी हो जाएगा। देख लीजिएगा, इसमें आगे चलते हैं। क्या करा, भारत की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना, निम्नलिखित नगरों का परिभाषा का अंग नहीं है। मतलब कहने का तो ये हुआ कि जो भारत की जनगणना हुई थी उसमें नगर की जो मतलब दर्जा है वो किसे दिया जाएगा, यह पूछा जा रहा है। कौन उसका अंग नहीं है, तो देखिए नगर के लिए सबसे पहले जनसंख्या के 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नगर पालिका, नगर निगम होना चाहिए, ये भी सही है। जनसंख्या का आकार 5,000 से अधिक हो, ये भी क्या है, सही है। तो कौन सही नहीं है, तो आपको 75% से अधिक जनसंख्या जो प्राथमिक कार्य में जुड़ा हो, यही सही नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि नगर में लोग कृषि से संबंधित कार्य करने थोड़ी जाते हैं, वहां पे लोग आपको द्वितीय और तृतीय व्यवसाय में क्या होते हैं कि आपको जुड़े होते हैं। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े जो राज्य का सही क्रम है वो आपको क्या है, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। देख लीजिएगा क्या कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य जो है वो कौन कौन है। तो इसमें आपको उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पे है, ठीक है ना। दूसरे स्थान पर आपको महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पे जो है तो आपको बिहार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, कि आपको सही हो जाएगा। इससे आपको देख लेना है। तो 43 का सही आंसर आपको ए हो जाएगा। चलिए 44 में क्या कर रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, वह आपको 943, मतलब लिंगानुपात पूछा जा रहा है कि भारत का लिंगानुपात कितना है 2011 के अनुसार, वो आपको 943 है। तो लिंगानुपात कहते हैं इसको। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। नहीं तो सीधे कहेंगे कि कुल जनसंख्या में महिला तथा पुरुषों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, कि आपको लिंगानुपात कहते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा। और भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो सातवां आपको कौन है जानते हैं, तो आपको केरल है। कौन है, केरल है। और केरल का जो लिंगानुपात है वो आपको 1084 है, मतलब 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या 1084 है। सबसे कम लिंगानुपात कहेंगे तो आपको हरियाणा का है, जहाँ का लिंगानुपात है 879 है, मतलब 1000 पुरुषों पर 879 महिला। और हमेशा लिंगानुपात जो होता है ना भारत में, उसकी गणना जो होती है आपको 1000 पर होती है, ठीक है ना। तो लिंगानुपात की परिभाषा को भी आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहते हैं। नहीं तो दूसरा परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि कुल जनसंख्या में महिलाओं तथा पुरुषों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, अभी बताया है, तो वो हो जाएगा आपको कौन जानते हैं। देखिए कह रहा है बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें कोई है ही नहीं, इसलिए इसका सही आंसर जो रहेगा ना वो आपको केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। यहाँ पे केरल इसको बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिंगानुपात पूछा जा रहा है। तभी ने बताया था कि केरल में 1000 पुरुषों पर जो है वो आपको 1000 क्या है कि आपको 84 महिलाएं हैं, ठीक है ना। तो इससे आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे 1084 महिला पर केरल में जो है 1000 ही मात्र क्या है कि आपको पुरुष है। इस बात को आपको अच्छे से देखना है। 45 का सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 46 में। क्या कह रहा है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो अभी बताया था, यह आपको हरियाणा है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला कहेंगे तो आपको केरल हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का सर्वाधिक नगरीयकरण वाला राज्य जो है कौन है, यह आपको महाराष्ट्र में। कौन है, महाराष्ट्र। सबसे अधिक नगरों में अगर आबादी की बात आएगी तो वो आपको गोवा में हो जाएगा, मतलब कि सबसे अधिक नगरीकृत राज्य हो जाएगा तो वो कौन है, तो आपको महाराष्ट्र। और सबसे ज्यादा जो है आपको नगरों में रहने वाले लोगों की बात आएगी तो आपको गोवा हो जाएगा, ठीक है ना। प्रतिशत में अगर पूछेगा कि किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत में जो लोग हैं वो आपको नगरों में रहते हैं तो आपको गोवा में। और सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य कौन है, तो आपको महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। क्या कर रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो देखिए तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 68.8% है। वहीं आपको नगरीय आबादी कहेंगे 21.2%। नगर में रहने वाले
लोगों का क्या है कि आपको परसेंटेज है, ठीक है ना। और यह जो है आपको गांव में रहने वाले लोगों का क्या है कि आपको प्रतिशत है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए अब हम चलते हैं 49 में, क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीय जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो आपको किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो यह आपको गोवा हो जाएगा। अभी बताए थे प्रतिशत में आएगा तो कौन हो जाएगा, गोवा। लेकिन सीधे पूछेगा कि सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है, तो वो हो जाएगा आपको महाराष्ट्र, ठीक है ना। और महाराष्ट्र जो है भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला क्या है, क्या आपको राज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या कर रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का अनुपात जो है वो आपको कितना है, देखिए। और कहाँ अनुपात पूछा जा रहा है, जानते हैं। तो ये हो जाएगा आपको नगरीय जनसंख्या का। देखिए यहाँ पे कुछ छूट गया है, ठीक है ना। नगरीय जनसंख्या का अनुपात पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपको 31.2%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए नगर क्या पूछा जा रहा है, वहां पे कुछ मिस्टेक था, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 51 नंबर में, क्या कर रहा है। मेगापोलिस मान्यता कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं। तो देखिए तो मेगापोलिस जो होते हैं वो 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्या होते हैं कि आपको नगर होते हैं। और भारत में ऐसे नगरों की संख्या दिन प्रतिदिन जो है वो आपको बढ़ती जा रही है। जैसे आपको देखिए मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है। तो ऐसे बहुत सारे नगर है जिसकी जनसंख्या जो है 50 लाख से क्या है कि आपको अधिक है। तो ऑप्शन नंबर जो भी है इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नवीकरण का सबसे कम स्तर है। तो वह आपको हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है सबसे कम है, ठीक है ना। जबकि आपको ग्रामीण जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राष्ट्रीय युवा नीति का सबल बिंदु नहीं है। तो देखिए तो राष्ट्रीय युवा नीति जो है आपको नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा क्या हुआ था कि आपको सत्ता में आने के बाद इसे लाया गया था। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था कि युवाओं को निर्णय लेने में सहभागिता करना, मतलब उसके क्या है कि आपको शामिल करना, ऐसा समझ जाइए युवाओं को, ठीक है ना। योग्य नेता के दायित्वों का वहन करना, ये भी सही था, ठीक है ना। महिलाओं और लड़कियों को सबल बनाना, ये भी उद्देश्य था। पुरुष कुछ प्रवास नहीं था। प्रवास का मतलब क्या होता है कि लोग अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाए। यही आपको राष्ट्रीय युवा नीति का जो था सबल बिंदु नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। प्रवास का मतलब क्या होता है कि लोग जब अपने मूल स्थान को छोड़कर, ठीक है ना, अन्य जगह पे चले जाते हैं, तो जो स्थान को छोड़ते हैं उसके संदर्भ में उसको खुद प्रवास कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलिए देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो साथियों इसमें से जो दिए गए ऑप्शन है उसमें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो आपको सर्वाधिक है। फिर आपको दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरा नंबर पे कौन हो जाएगा, तो आपको बिहार, और चौथा स्थान पे दिए गए ऑप्शन में आपको कौन हो जाएंगे, तो पश्चिम बंगाल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो आपको सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 55 में, क्या कर रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी, तो वह आपको 10.38 करोड़। हालांकि अब जनसंख्या जो है आपको बढ़ गई है बिहार की, ठीक है ना, लगभग 12 करोड़ के आसपास है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका वो आपको सही हो जाएगा, क्योंकि 2011 के अनुसार आपसे क्या किया जा रहा है कि आपको पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, उस प्रश्न का आंसर आप जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। भारत में सबसे अधिक जो है आपको लिंगानुपात वाला राज्य कौन है और उसका लिंगानुपात कितना है, यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम देखेंगे कि आप एक्टिव है या नहीं है क्लास में, यह हम जानना चाहते हैं। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो साथियों वह है आपको जलवायु। कौन है, जलवायु। जलवायु जो है जनसंख्या वितरण को सबसे अधिक क्या कहता है कि आपको प्रभावित करता है। हालांकि स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति ये सब प्रभावित करता है, लेकिन जलवायु जो है सबसे प्रमुख है। 56 का सही आंसर आपको भी हो जाएगा, क्योंकि आप उसी क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे जहां की जलवायु आपके शरीर के क्या है कि आपके अनुकूल हो, ठीक है ना। चलिए 57 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, तो वो हो जाएगा आपको क्या जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है, सबसे अधिक कहेंगे वो आपको बिहार का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है। भारत में राज्यों की कुल जनसंख्या जो है वो आपको कितनी है, तो साथियों भारत में राज्यों की जो कुल जनसंख्या है वो आपको कितनी है जानते हैं, तो आपको 28। और केंद्रशासित प्रदेश पूछेंगे तो वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वो हो जाएगा आपको 8। क्या हो जाएगा, 8। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए यह देखिएगा कि 8 केंद्रशासित प्रदेश, 28 राज्य, ठीक है ना। चलिए ठीक है अगला क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है, तो आर्य भाषा वर्ग में जो है वो आपको साथियों तेलुगु नहीं आता है, क्योंकि तेलुगु जो है वो आपको द्रविड़ में आता है। किसमें आता है, द्रविड़ में। बाकी इधर उड़ीसा हो गया, ठीक है ना, ओडिसी कहिए, बंगाली हो गया, असमिया हो गया, ये सब जो है ना वो आपको किसमें आता है जानते हैं। टोटल के टोटल जो है साथियों
या आपको आएगा भारतीय आर्यन। आगे देखिए क्या कह रहा है, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है। तो देखिए बिहार के लोग जो है साथियों, वो आपको अष्टक भाषा परिवार से क्या है, क्या आपको संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, कि आपको सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो देखिए पूर्ण जनगणना भारत में पहली बार 1881 में होती है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और लॉर्ड रिपन को हम लोग भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। तो 61 का सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए 62 में, निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या भारत में सबसे कम है। तो देखिए, तो भारत में जो सबसे कम है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या जानते हैं, तो वो हो जाएगा आपको चीनी थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। उसके बाद पूछेंगे सबसे ज्यादा, तो आपको भारतीय आर्य। उसके बाद दूसरा नंबर पे तो आपको द्रविड़, पहला नंबर पर भारतीय आर्य, ठीक है ना। उसके बाद आपको तीसरा नंबर पे क्या आएंगे, तो आपको अष्टक। यहाँ पे दिए गए ऑप्शन है उसके हिसाब से बी जो है इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घन कितना है, तो वह है आपको 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो आपको सी है इसका, वो आपको सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे बिहार का पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और कुछ बातों को और भी क्या करेंगे जानेंगे। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कहेंगे तो वो आपको अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखिए इसमें हम ज्यादा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग एनालिसिस वाले वीडियो को देखते ही नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए मजबूरी है कि आप लोगों के लिए जो केवल आंसर ही जो है हम बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग को आंसर ही पसंद है। देखिए क्या कह रहा है, भारत के बीमारों राज्यों में सबसे कम सबसे घना आबादी जो है किस राज्य का है, तो वह आपको क्या जानते हैं, घना आबादी की बात आएगी तो वह आपको हो जाएगा, कौन जानते हैं, बीमारों राज्य में हालांकि उत्तर प्रदेश भी आता है, ठीक है ना। तो ये आपको यूपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। तो बीमारू राज्य में कौन कौन आ जाएगा, तो जैसे देखिए कि मारू, इसको ऐसे लिखकर आप बना सकते हो। तो देखिए बीमारू बीआई से जो हो जाएगा तो आपको बिहार, क्या हो जाएगा, बिहार। उसके बाद जो है एम ए से जो हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्या है, मध्य प्रदेश। प्रमुख में हम बात करते हैं, ठीक है ना। आर से हो जाएगा राजस्थान, ठीक है ना। और यू से हो जाएगा आपको ओडिशा, क्या हो जाएगा, ओडिशा, सॉरी ओडिशा कहते हैं, हाँ उत्तर प्रदेश पहले, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। इसको आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश। हालांकि उड़ीसा भी आता है इसमें, ठीक है ना, लेकिन प्रमुख पूछेंगे ना तो यही चार आते हैं, ठीक है ना। हालांकि इसमें देखिएगा तो आपको असम भी बीमारू राज्य में ही आते हैं, उड़ीसा भी बीमारू राज्य में ही आते हैं, अरुणाचल प्रदेश को भी बीमारू राज्यों में रखा जाता है, लेकिन यह चार जो है ना प्रमुख है। तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। सर्वोच्च जनसंख्या 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों का जो सही क्रम है वो आपको क्या है, अवरोही मतलब क्या होगा कि घटते क्रम में। देखिए यहाँ तो सबसे पहले देखिए कि आपको दिए गए जो ऑप्शन है उसमें आप सबसे पहले ढूंढेंगे क्या, यूपी, क्या ढूंढेंगे, यूपी। फिर आपको महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र। उसके बाद आप बिहार ढूंढेंगे। तो देखिए किसी भी ऑप्शन में आपको उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश तो एक में आया, ठीक है ना, क्या है, उत्तर प्रदेश एक में आया। तो देखिए उत्तर प्रदेश किस में है, तो आपको इसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो आपको बी जो है वो आपको करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दिए गए मतलब कि ऑप्शन के क्या कहेंगे कि आपको हिसाब से, क्योंकि देखिए डी नंबर में जो है उत्तर प्रदेश बाद में दिया हुआ, इसमें भी उत्तर प्रदेश बाद में दिया हुआ, तो ये तो इससे ही गलत हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कि आपको उत्तर प्रदेश बाद में दिया, बिहार बाद में दिया, ये तो आपको ऐसे ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जनसंख्या के हिसाब से आपको राज्यों को सजाना है, तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु ऑप्शन के हिसाब से वैसे कहिएगा तो आपको उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उसके बाद आपको महाराष्ट्र, बिहार, फिर आपको पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। चलिए 66 में क्या कह रहा है, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है, तो आपको क्या होता जानते हैं कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये देश में हमारे देश में जो है लिंगानुपात का परिकलन जो होता है प्रति 1000 जनसंख्या पर जो होता है ना, मतलब जनसंख्या नहीं कहेंगे, पुरुषों की संख्या पर किया जाता है। मतलब कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। तो साथियों आज हम लोग कहते हैं कि जो आपको पहले लेसन था, ठीक है ना, जनसंख्या घनत्व वितरण और आपको संगठन, उसका हम लोग क्या किया कि सारा क्वेश्चन जो है क्लियर कर लिए, ठीक है ना। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।